जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th या फिर कोई भी क्लास का अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री कई स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है शुरुआत कहाँ से करें। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को अंत तक अगर आप देखते हैं तो केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, यहाँ तक कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उन सभी वीडियो के बारे में मतलब इन सभी के बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर बात करें, आपको बता दें स्पेशल अगर आप क्लास 10th का हैं तो बिल्कुल आपके लिए यह वीडियो परफेक्ट है। लेकिन अगर आप अदर कोई क्लास का हैं तो आप जो है इतना जान लीजिएगा, इतना नॉलेज आपको होनी ही चाहिए केमिस्ट्री के अंतर्गत। क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग। ठीक है चलिए देखिए, सबसे पहला केमिस्ट्री है बेसिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए विथ ऑल क्लास। सबसे पहली बात है रसायन, यानी केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र। अब ये रसायन शास्त्र होता क्या है ना, प्रॉपर डेफिनेशन मांगता है। इसका डेफिनेशन क्या होगा तो ध्यान से समझिएगा। डेफिनेशन इसका हम लिख लिख के आपको बताएंगे और समझाएंगे भी कि उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, भागिएगा मत। देखिए रसायन शास्त्र किसको कहते हैं, देखिए यह अगर देखा जाए रसायन शास्त्र किसका एक शाखा है, अब बताइए पहले किसका शाखा है, तो कहेंगे विज्ञान का ही एक भाग है, विज्ञान का ही एक शाखा है। विज्ञान 3 शाखाओं में बटा हुआ है। एक हम लोग फिजिक्स यानी जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, एक हो गया रसायन शास्त्र जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक होता है बायोलॉजी जिसको जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो बात है ये रसायन शास्त्र जो है किसका शाखा है, तो विज्ञान की शाखा है। वो यहाँ पे पहले लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के गुणों में होने वाले परिवर्तन का जिसमें अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। ये हुआ एक प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए रसायन शास्त्र क्या है और अगर आप इसको लिखते हैं तो बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा क्या फुल नंबर आपको मिलेगा, ये गारंटी है आपका। ठीक है, देखिए आप इसका मतलब समझिए। ठीक है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, उसकी संरचना, मतलब पदार्थ जो है वो बना किससे है। ठीक है, पदार्थ जो है बना किससे है, उसमें किस किस पदार्थों का उपयोग किया, मतलब किन किन चीजों का उपयोग किया गया है और वो बना है, कैसे बना है, इसकी संरचना कैसे हुई है, और रासायनिक अभिक्रिया जो होगा उस पदार्थ में, तो उसके गुणों में जो परिवर्तन होगा, इसके बारे में जिसमें अध्ययन होगा वही रसायन शास्त्र कहलाएगा। समझ में आ गया क्या होता है पर रसायन शास्त्र? एक बार और रिवीजन इसको मार देते हैं, बता देते हैं आपको। देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन देखने को मिलता है और इन सभी चीजों के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब कुछ और चीजें जानना जरूरी है। रसायन शब्द को हम लोग अगर इसका मान लेते हैं विभाजन करते हैं, जैसे ये रसायन है, ठीक है, इसका अगर हम विभाजन करना चाहें तो ये निकलेगा रस धन आयन। ठीक है, रसायन रस धन आयन। और ये रस का अर्थ अगर देखा जाए क्या होता है, रस मतलब द्रव है ना, और आयन मतलब होता है अध्ययन। इसके अंतर्गत इसमें यहाँ पे स्पेशली आयन मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, तो द्रव का अध्ययन, यानी रसायन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है, शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है बताइए, शाब्दिक अर्थ निकल रहा है द्रवों का अध्ययन। द्रवों का अध्ययन ही जो है रसायन शास्त्र कहलाएगा। ये इसका शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो रसायन का अगर पूछे शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सिंपल सा बताइएगा, द्रवों का अध्ययन। कैसे? क्योंकि रसायन 2 शब्दों से मिलकर बना है, रस धन आयन। रस का अर्थ होता है द्रव और आयन का यहाँ पे गया अध्ययन, यानी द्रवों का जिसमें अध्ययन होता है उसे ही रसायन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, रसायन जो है इसका इंग्लिश हम लोग अगर देखें तो क्या है, केमिस्ट्री है ना। अब ये बात करते हैं ये केमिस्ट्री कहाँ से निकला है। देखिए केमिस्ट्री अगर देखा जाए एक शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है कीमिया। ठीक है, इस कीमिया शब्द से जो है निकला है केमिस्ट्री, कीमिया से बना है केमिस्ट्री।
यूनानी भाषा के कीमिया शब्द से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। और ये कीमिया का अर्थ क्या होता है, तो कीमिया का अर्थ याद रखिएगा काला होता है। क्या होता है अर्थ इसका? काला होता है। ठीक है, कीमिया का अर्थ होता है काला। अब बताइए, किसी भी पदार्थ का अगर रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे या फिर पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद उसको अगर आप जला दें, सिंपल सा आप देखिए, पदार्थ को जलाइए तो जलाने के बाद वो काला ही प्राप्त होगा भस्म के रूप में, है ना। तो यहाँ पे यही चीज के बारे में पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, एक सिंपल सा है तरीका बस केमिस्ट्री के अंतर्गत, डेफिनेशन वगैरह याद रखने का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको। अब बात है कि इसको खोजा किसने था, इसका जनक कौन है, बहुत ही बड़ा चीज है ये टॉपिक। ठीक है, कि जनक इसके कौन हो गए भाई बताइए। तो जनक याद रखिएगा, केमिस्ट्री का जनक यानी कि रसायन शास्त्र का जनक लोबाइजर भाई साहब को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? लोबाइजर। याद रखिएगा, ये लोबाइजर जो थे इतना, मतलब आपको पता होगा कि ये लोबाइजर जो है ना केवल केमिस्ट्री के अंतर्गत काम किया था, बल्कि बहुत अच्छा काम इन्होंने बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत भी बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। ठीक है, लेकिन इनको रसायन शास्त्र का ही जनक कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो है इन्होंने बहुत ही ज्यादा अपने जीवन की अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी इसमें। ठीक है, तो केमिस्ट्री का जनक किसको कहा जाता है? लोबाइजर, या फिर इसको कई जगह पे लोवोसियर भी लिखा जाता है। तो इसमें आप जो है कंफ्यूजन मत होइएगा, कई बुक इसको जो है लोवोसियर लिखता है, कई बुक इसको लोबाइजर लिखता है, इसमें आपको कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जनक आपने पढ़ लिया। अब देखिए, केमिस्ट्री के अंतर्गत अगर देखें डेफिनेशन को फोकस करें तो इसमें मेन चीज पदार्थों के बारे में ही होता है विज्ञान की भाषा का, जिसमें पदार्थों का संगठन, संरचना तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थों के गुणों में परिवर्तन आता है उसे ही रसायन शास्त्र कहते हैं। तो मेन चीज में क्या है? पदार्थ है। आप अगर ध्यान से देखें तो पदार्थ के गुणों के बारे में जिसमें अध्ययन होता है, यहाँ पे देखिए पदार्थ के संगठन व संरचना का जिसमें अध्ययन होता है, इसी सब चीज के बारे में मेन है पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप जानते हैं तो फिर भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि पदार्थ में क्या क्या जानेंगे हम। ठीक है, देखिए पदार्थ, अब यहाँ पे एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं पदार्थ, समझिए ध्यान से। पदार्थ को अगर इंग्लिश में देखें तो क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मैटर, MATTER, शायद होना चाहिए सही। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। चलिए देखते हैं। पदार्थ अगर देखा जाए कितना प्रकार का होता है भाई, तो आप सभी को पता है कि इस पदार्थ जो होता है अवस्था के आधार पर, यानी कि अगर अवस्था के आधार पर देखा जाए, अवस्था के आधार पर, तो पदार्थ 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है भाई? 3 प्रकार का। कौन कौन? एक होता है ठोस, द्रव और एक गैस। ठीक है, ठोस को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सोलिड, SOLID। द्रव को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग लिक्विड, और गैस को कहते हैं GAS, गैस ही हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। समझ में आ गया? अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है। अब ये ठोस क्या होता है? देखिए, इसमें 2 चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, एक आकृति लिखेंगे और एक आयतन लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी लिखेंगे आकृति और आयतन, यहां भी लिखेंगे आकृति और आयतन। ठीक है, यहां पे आकृति लिखे फिर आयतन लिखे, आकृति लिखे फिर आयतन लिखे। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया आपको? आकृति लिखे फिर आयतन लिखे, आकृति आयतन, आकृति आयतन, आकृति आयतन। देखिए, ठोस जो होता है जिसमें आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो, क्या हो? दोनों निश्चित दिखे, उसी को हम लोग कहते हैं ठोस। ठीक है, ठोस पदार्थ किसको कहेंगे? वैसा पदार्थ जिसमें आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ही ठोस पदार्थ कहते हैं। क्लियर है ना? वैसा पदार्थ जिसमें आकृति और आयतन दोनों निश्चित दिखे। जैसे देखिए ये क्या है? ठोस है, क्योंकि इसमें आकृति जो है, इसका आकृति जिस प्रकार का है ये क्या है? निश्चित है। और इसका आयतन जो है, आयतन कहने का मतलब हुआ इसमें जितना पदार्थ हम डाल सकते हैं उतना ही डाल सकते हैं, उससे ज्यादा हम इसमें नहीं डाल सकते। कह सकते हैं इंक डला रहा है इसमें ना, डला रहा है ना, तो उतना ही डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जैसे हमारे पास अगर मान लेते हैं घर में ड्राम है, ठीक है, तो उस ड्राम की कैपेसिटी बढ़ेगा नहीं, जितना उसकी क्षमता है उसमें उतना ही वस्तु आएगा। समझ रहे हैं ना? और उसकी जो आकृति है उसी आकृति का रहेगा। जैसे आप बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड जो है ऐसा नहीं होगा कि आज इस तरह का बोर्ड है तो कल जो है ये बोर्ड बड़ा हो जाएगा अपने आप, और कल आज इतना जगह छांक रहा है तो कल बड़ा जगह छांकने लगेगा। ऐसा होगा कभी? क्या नहीं होगा ऐसा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ठोस पदार्थ, मतलब जिसकी आकृति भी निश्चित है और आयतन जितना छांक रहा है उतना भी कल वो छांकेगा और सब दिन झांकेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं आयतन। समझ में आ गया ना? चलिए, द्रव क्या होता है? तो आकृति और आयतन अगर देखें, आकृति की तो अगर देखा जाए ये क्या होता है? आकृति अगर देखा जाए अनिश्चित देखने को मिलता है द्रव में, लेकिन आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन निश्चित होता है और आकृति अनिश्चित होता है, उसे ही द्रव कहते हैं। ठीक है, उदाहरण समझिए, मान लेते हैं आपके पास पानी है। ठीक है, कितना पानी है? 1 लीटर पानी है। देखिए, ये जो है आपके पास एक डब्बा में 1 लीटर पानी है। ठीक, कितना पानी है भाई? 1 लीटर। अब इस 1 लीटर पानी को
अगर आप देखें, निकाल करके आप किसी लोटा में रख दीजिए, क्या कर रहे हैं आपको, लोटा में रख दीजिए इसको निकाल करके, ठीक है। इस लोटा में जब आप इसको इस 1 लीटर पानी को रखेंगे तो यहाँ भी 1 लीटर था और यहाँ भी आएगा तो यहाँ भी 1 लीटर ही होगा। मतलब इसका जो आयतन है, जितना यहाँ जगह छाँक रहा है उतना ही 1 लीटर का ही ये जगह छाँकेगा। लेकिन आयतन अगर देखा जाए यहाँ पे क्या होगा, वो निश्चित ही है, ठीक है। अब इसी लोटा का पानी अगर हम हंडी में रख दें, ठीक है, कढ़ाई में रख दें, तो यहाँ भी 1 लीटर का ही जगह वो छाँकेगा, जितना 1 लीटर पानी छाँकना चाहिए उतना ही छाँकेगा, ठीक है। तो आयतन इसका नहीं बढ़ रहा है, आयतन इसका निश्चित ही है और निश्चित नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आकृति देखें, जब इसको इसमें रखें, ठीक है, तो ये उस आकृति का हो गया, और जब इसको लोटा में रखें तो लोटा की आकृति का हो गया, जब इसको बीकर में रखें तो बीकर की आकृति का हो गया। समझ रहे हैं? तो आकृति जिसका अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो, 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर रहेगा, चाहे उसको आपको किसी में भी आप उसे रख दें, ठीक है। तो आकृति क्या हो, अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो, उसे द्रव कहेंगे। और गैस की अगर बात करें तो गैस में आकृति क्या होता है, निश्चित देखने को मिलता है, बिल्कुल क्या है, नहीं है। आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, क्या होता है, अनिश्चित होता है दोनों, ठीक है। ये होता है गैस का प्रकृति। आप कहेंगे कैसे, उदाहरण दीजिए, बिल्कुल देंगे उदाहरण। देखिए, अगर मान लेते हैं हमारे पास जो है फोकना है और बांध दिए, फोकना जानते हैं ना, बेलून, ठीक है, उसको बांध दिया और उसमें हवा फूंक दिए, ठीक है, हवा इसके अंदर दे दिए। अब इसके अंदर हवा देने के बाद अब वो क्या है, अपनी आकृति एक बनाया कि नहीं, बना लिया ना, एक अपना आप शेप बना लिया, ठीक है। अब वो हवा अपना शेप बनाया है, अब उस हवा को जब हम बाहर, यानी कि उसको हम सब बाहर निकाल दें, खोल दें इसको, तो बाहर निकालने के बाद क्या बेलून बन करके ही हवा बाहर आएगा, नहीं ना, समझ रहे हैं। और वही हवा को अगर किसी और दूसरे बेलून में भर दे, कोई गारंटी नहीं कि इसी तरह का आकृति बनाएगा वो। तो आकृति क्या है, अनिश्चित हो गया। गैस के अंदर आकृति क्या हुआ, अनिश्चित हो गया, है ना। आप कहेंगे आयतन कहाँ अनिश्चित हो रहा है, देखिए जितना इसमें हवा है, अब इस हवा को जब आप कहेंगे कि हटा दें, मतलब इसमें से हवा को निकाल दें, तो निकालने के बाद जितना वो जगह छकेगा, क्या वो निश्चित जगह छकेगा, क्या नहीं, वो तो पूरा वायुमंडल में मिल जाएगा, क्योंकि हर जगह हवा मौजूद है। तो आयतन इसका क्या हो गया, निश्चित है क्या, आयतन, आयतन निश्चित होगा क्या, नहीं होगा। ऐसा थोड़ी होगा, अरे अरे बेलून का हवा वहां जा रहा है, अरे बेलून का हवा ये है, ऐसा तो नहीं होगा, वो तो भाई मिल जाएगा पूरा हवा, समझ रहे हैं, ये प्रकृति होता है, ठीक है। तो गैस समझ में आ गया। ठोस क्या होता है, जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो। द्रव क्या होता है, जिसका आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, उसे द्रव पदार्थ कहेंगे। और गैस किसको कहेंगे, जिसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे गैस कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना से फिर एक और बार, मतलब और अच्छा से चाहते हैं आप याद हो जाए, तो एक और बार और फिर से रिपीट कीजिए, पीछे देखिए और जा करके देखिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, और आगे हम लोग जानते हैं, अवस्था के आधार पर देख लिए, शुद्धता के आधार पर पदार्थ देखेंगे। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग जो है देख लेते हैं शुद्धता के आधार पर पदार्थ का प्रकार, ठीक है। देखिए शुद्धता के आधार पर पदार्थ, ठीक है। शुद्धता के आधार पर पदार्थ अगर देखें दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक भाई शुद्ध पदार्थ होगा, है ना, और एक होगा अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। शुद्ध पदार्थ की अगर बात करें कितना प्रकार का होता है, तो शुद्ध पदार्थ अगर देखें दो प्रकार का होता है, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो एक ही होता है मिश्रण, ठीक है। तत्व भी अगर देखें तो ये भी 3 भाग में होता है, धातु, अधातु और एक उपधातु। यौगिक की बात करें तो ये मात्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है आयनिक यौगिक और एक होता है संयोजक यौगिक, ठीक है। मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है, ये होता है। अब यहां पे जो है इसमें से हम लोग एक चीज उठाएंगे और उसको पढ़ेंगे। तो क्या आपको सब पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सब चैप्टर में पढ़ना है। जैसे ये यौगिक के बारे में, आयनिक यौगिक, संयोजक यौगिक, ये चैप्टर नंबर अगर आप क्लास 10 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में आप इसको पढ़ेंगे सही से, ठीक है। यौगिक के बारे में चैप्टर नंबर 4 या 3 में पढ़ते हैं, ठीक है। 3 में इसको पढ़ते हैं, 4 में इसको पढ़ते हैं, और मिश्रण के बारे में जो है 3 में ही 3-4 में ही जो है पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा चौथा चैप्टर में इन तीनों के बारे में आप सही से व्याख्या पढ़ेंगे, आप इनका डेफिनेशन जानेंगे, हर चीज के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, तो तत्व के बारे में जानेंगे यहाँ पे, क्योंकि तत्व को लेकर के ही पूरा केमिस्ट्री चलता है, तत्व से ही पूरा केमिस्ट्री चलता है, तो तत्व के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम लोग तत्व के बारे में ही जानकारी करते हैं भाई, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लेते हैं हम लोग तत्व, एक मुख्य टॉपिक। अब बात है ये तत्व होता क्या है सब, ठीक है। ये तत्व क्या होता है समझिए ध्यान से, हम आपको बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं।
तत्व वैसा पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना। लिख लेते हैं इसको, है ना, समझाएंगे भी आपको क्या होता है परमाणु। जो एक ही प्रकार के तत्व वह पदार्थ है वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे बात आता है यार परमाणु क्या है। परमाणु तो समझ में नहीं आया कि परमाणु क्या होता है, तो समझिए ध्यान से परमाणु क्या होता है। ठीक है, देखिए परमाणु वह पदार्थ है, वह सूक्ष्म पदार्थ है जिसका कोई और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। समझिए ध्यान से। आप देखिए हमारे पास एक चौक है। ठीक है, ये अगर देखा जाए एक पदार्थ है कि नहीं, एक पदार्थ है, मान लेते हैं एक पदार्थ है। अब ये जो है अगर देखा जाए कि इसमें हमारा क्या है, चौक का एक टुकड़ा है, बहुत सारा छोटा छोटा बुरादा है कि नहीं। इस चौक को भी तत्व पहले समझिए। तत्व को, तत्व क्या होता है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनाता है। और जब आप परमाणु समझेंगे तभी तत्व समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो चौक है, चौक को अगर देखें एक छोटा छोटा बुरादा से मिलकर के बना है। इसको हम एक अगर आधा तोड़ दें, फिर और तोड़ दें और तोड़ दें और तोड़ दें, तोड़ने के बाद जो है उसमें से एक छोटा सा कण जब बचे, उस छोटे से कण को और अगर हम तोड़ दें, जिसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं, वही कण, वही सूक्ष्मतम कण ही जो है परमाणु होता है। समझ में आ गया ना, वही परमाणु होता है जिसका हम और टुकड़ा कर ही नहीं सकते हैं, वही परमाणु कहलाता है। लेकिन वैज्ञानिक ने उसको भी तोड़ दिया, उसको भी तोड़ दिया, उस छोटे से कण को जिसका जो टूट नहीं सकता है उसको भी तोड़ दिया वैज्ञानिक ने। सोचिए, समझ रहे हैं। उसको भी तोड़ने के बाद जब परमाणु को भी तोड़ा गया, तो तोड़ने के बाद जो है 3 मुख्य भागों में उसको विभाजित किया गया। कितने भागों में? मुख्यतः 3 भागों में परमाणु को तोड़ करके निकाला गया। ठीक है, कौन कौन बताते हैं भाई। सबसे पहला जो है, मतलब 3 भागों में इसको तोड़ दिया गया परमाणु। ठीक है, पहला निकला इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 हिस्सा है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा हिस्सा है प्रोटॉन और तीसरा हिस्सा है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात है इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से निरूपित करते हैं और इस पर जो आवेश रहता है माइनस आवेश रहता है। कौन सा आवेश रहता है? माइनस, मतलब इस पर माइनस आवेश देखने को मिलता है। प्रोटॉन जो होता है इसको पी से निरूपित करते हैं, इस पर प्लस आवेश रहता है। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है इसको हम एन से निरूपित करते हैं, इस पर कोई आवेश होता ही नहीं है, यानी ये आवेशहीन है। ठीक है, क्या ये आवेशहीन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन रहता है, पूछता है ये। ठीक है, न्यूट्रॉन ऐसे भी रहता है, खैर कोई दिक्कत नहीं, एन से ही, छुटकी एन से ही रहता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन रहता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन यहां से रह सकता है छोटा सा कि परमाणुओं के मुख्यतः 3 टुकड़े में कौन आवेशहीन होता है, या फिर निम्नलिखित में से कौन आवेशहीन है। ऑप्शन मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन मारेगा आवेशहीन नहीं है? आवेशहीन कौन है? तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, आवेशहीन कौन है, लेकिन आवेशहीन नहीं है पूछा तब ये दोनों। ठीक है, क्योंकि इस पर माइनस आवेश, इस पर प्लस आवेश। अब बात है इसकी संरचना देखने को कैसे मिलता है। आप बताइए, उस छोटे से कण को जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको भी जब तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ तो संरचना देखने को मिला होगा उनको। समझ रहे हैं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अजीब तो मिला होगा। तो क्या मिला उसके अंदर, ध्यान से अब वही चीज समझने का प्रयास करिएगा हमारे साथ। ठीक है, चलिए ये हम जो है यहाँ पे इस तरह से बांध दिए इसको। क्या देखने को मिला था, देखिए ये हुआ इस तरह से। अगर मान लेते हैं हम उसको बड़ा करके बनाए, ये बना दिया, और इस पदार्थ को जब देखा गया तो पदार्थ में इस तरह से जो है क्या हुआ था, कक्षाएं बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? कक्षाएं, इस तरह से कक्षाएं। और इस कक्षाओं के बीच जो है क्या, सबसे बीचों बीच प्रोटॉन देखने को मिला और न्यूट्रॉन देखने को मिला। प्रोटॉन पर प्लस आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के जस्ट बीचों बीच देखा गया, उस सूक्ष्मतम पदार्थ के बीचों बीच, उस परमाणु के बीचों बीच। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो देखा गया, इलेक्ट्रॉन बैला जैसा जो है वो कहाँ घूर रहा है, तो रास्ते में, मतलब उस जो है कक्षाओं में वो घूर रहा है, कक्षाओं में हमेशा वो घूर रहा है। ये होता है इलेक्ट्रॉन हमेशा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है घूरते रहता है कक्षाओं में। ये प्रकृति देखने को मिला था, किसको? वैज्ञानिकों को। भाई वैज्ञानिकों को ही मिला ये देखने को। ठीक है, अब बात है इसको हम लिखते कैसे। देखिए एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये नाभिक जो है, इसको नाभिक बोला जाता है। ठीक है, बीच वाले हिस्से को
परमाणु का सबसे बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको नाभिक बोलते हैं। तो ये नाभिक को जो है हम खाली प्लस से भी निरूपित करते हैं, कहेंगे क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसमें आवेश क्या है, केवल प्लस का आवेश है, तो प्लस का आवेश हम बीच में दे देते हैं, मतलब समझ जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में ही रहता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है घूरते रहता है अपनी कक्षाओं में, ठीक है, ये अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है घूरते रहता है। समझ में आ गया? अब बात है भाई अपनी पहली कक्षा, इसका तो पहला कक्षा दूसरा कक्षा ऐसे बहुत सारी कक्षाएं बनी होगी, बिल्कुल बहुत सारी कक्षाएं बनी होती है, ठीक है। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? पहली कक्षा में याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये तो 2 गो है, बना देते हैं 8 गो, 2 3 4 5 6 7 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गया है ना। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, कहेंगे क्या तीसरी कक्षा में 16 इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं भाई, तीसरी कक्षा में भी उसका 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये करके जो है चलता है। फिर चौथी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो चौथी कक्षा में जो है बढ़ता जाता है, फिर ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, कितना चाहता है, लेकिन अंतिम कक्षा में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमेशा, ये प्रकृति होता है इसका ठीक है, अंतिम में हमेशा इसको 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस यहाँ तक ही हम लोग इसको लिखते हैं। आगे क्या है वो आगे हम लोग जानेंगे आगे का, ठीक है। इसके बाद और कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको 2-3 याद रखना है, 2-3 तक आपको याद समझ में आया ना। चलिए, तो ये है हमारा 2 8 8 और 2, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखने को मिलता है हमें परस्पर इलेक्ट्रॉन का। जब परमाणुओं को तोड़ा गया तो उसके आंतरिक मतलब संरचना को जब देखा गया तो इसी तरह से देखा गया। समझ में यहां तक आ गया होगा आपको, ठीक है। अब आता है बात कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या वो अपनी जगह पे स्थित रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में एनर्जी बहुत पाया जाता है, और जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा पाया जाता है वो कभी एक जगह पे रुकता नहीं है, वो कुछ ना कुछ काम करते रहेगा, वो घूरते रहेगा। जैसे छोटा बच्चा में देखिए एनर्जी बहुत ज्यादा पाया जाता है, वो एक जगह पे कभी स्थिति नहीं रहेगा, वो हमेशा जो है एकदम बरसाती करते रहेगा, इधर उधर जो है मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहेगा, या फिर कुछ ना कुछ जो है वो बदमाशी करने लगेगा, करते रहता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो एक जगह पे रहता है स्थित, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बदमाश है, क्योंकि एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिस कारण से ये दौड़ते रहता है, घूरने लगता है, ठीक है। और यही परमाणु का जो है ख्वाहिश भी होता है कि भाई हमारा जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा एक जगह पे घूरते रहे, एक जगह पे स्थित हो जाए। और इलेक्ट्रॉन स्थित होगा कब? ये कहता है शर्त, कहता है भाई, किसको कहता है? तो ये पूरे को जो है मतलब इसका जो मालिक है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, नाभिक है, उसको कहता है भाई देखो हम एक जगह पे तभी स्थित रहेंगे जब हमारे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और अंतिम कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तभी हम स्थित रहेंगे, नहीं तो हम परेशान करते रहेंगे। ये होता है, ये नियम याद रखिएगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है पहली कक्षा में, और अंतिम कक्षा में हमेशा जो है ये 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। ये परमाणु का नेचर रहता है, ठीक है, ये परमाणु का नेचर है, याद रखिएगा, परमाणु का स्वभाव है। जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो बदमाशी करते रहेगा, याद रखिएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं टॉपिक। हाँ तो दोस्तों हम लोग जो है संरचना के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में देख लिए। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और आपको ये नेचर तो पता चल गया कि कोई भी परमाणु यह चाहता है कि उसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये उसका नेचर होता है। तो इसको हम लोग कहते क्या है? तो एक टॉपिक आपको पढ़ना है संयोजकता, ठीक है। इस संयोजकता को हम लोग जानते हैं होता क्या है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, उसको आपको समझते जाना है। देखिए हम पहले आपको समझा देते हैं। कोई भी परमाणु यह चाहता है, कोई भी परमाणु यह चाहता है कि उसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। इसके लिए वह जिस संख्या का या फिर जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वही संख्या संयोजकता कहलाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या परमाणु भी जो है किसी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि कोई भी आदमी सक्सेसफुल होने के लिए यानी अस्थायी बनने के लिए सक्सेसफुल होना चाहता है। इसके लिए वो कहीं भी नौकरी करने को तैयार है, कहीं भी कोई काम करने को तैयार है, कहीं भी पढ़ने के लिए जाने को तैयार है। ये होता है एक आदमी का नेचर, सक्सेसफुल होने के लिए, अस्थायी बनने के लिए। उसी तरह से परमाणु का भी नेचर है कि वो कोई भी हम मतलब कभी भी जो है वो अस्थायी बने रहने के लिए वो हमेशा चाहता है कि चाहे हमको कितनों इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़े और कितनों इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना पड़े, वो हम करेंगे। ये होता है नेचर परमाणु का। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको, ठीक है।
ठीक है, ये होता है संयोजकता का डेफिनेशन कि कोई भी परमाणु अस्थायी बने रहने के लिए जितने परमाणु का या फिर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, इसके लिए वह जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वही संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे तत्व के बारे में और उन सभी चीजों के टॉपिक के बारे में कि जो हम लोग को जानना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। ठीक है, देखिए समझते हैं चीज जानेंगे अभी तत्व, फिर देखेंगे हम लोग तत्व देखेंगे, सबसे पहले तत्व का नाम, ठीक है, फिर उसका संकेत देखेंगे भाई, उसके बाद जो है तत्व का नाम देखेंगे, संकेत देखेंगे, परमाणु संख्या इधर ही लिख देंगे, ठीक है, परमाणु संख्या इधर ही हो जाएगा, परमाणु संख्या, ठीक है। उसके बाद जो है संकेत हो गया, तत्व हो गया, परमाणु संख्या इधर लिखते हैं, परमाणु संख्या यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया परमाणु संख्या। उसके बाद जो है संयोजकता बना देंगे या फिर परमाणु द्रव्यमान पहले बना देंगे, ठीक है, फिर जो है हम लोग परमाणु क्या बोलते हैं यार, संयोजकता बना देंगे, ठीक है। मतलब यह चीज आपको जानना चाहिए कि कुछ तत्व अगर है हमारे पास, ठीक है, कुछ तत्वों के बारे में, कितना तत्व, तो 1 से लेकर के 20 तक का तत्व जो है ना, तत्व आप समझ गए हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसी तत्व का, और तत्व के बारे में ही आपको जानना है इस केमिस्ट्री बेसिकली, ठीक है। चलिए देखिए, और इस तत्व का चर्चा बहुत होगा, तो कुछ तत्व हम लिखेंगे। अभी तक जो तत्व निकल चुका है, ज्ञात हो चुका है, वो 118 से अधिक है। हम कह सकते हैं कि 126 से अधिक तत्व ज्ञात हो चुका है, लेकिन किताब में आपको 118 से अधिक है, उतना ही याद रखिएगा। पीरियोडिक टेबल में 118 से अधिक ही शायद दिया है, ठीक है। आप 118 याद नहीं रखना है आपको, आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप तत्व जो है 1 से 20 तक आपको 10th तक बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, ठीक है, मैक्सिमम 1 से 20 तक काम आएगा आप। चलिए देखते हैं कुछ तत्व, जैसे हो गया सीरियली हम लिखेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। चलिए ये हो गया 20 तत्व हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसका संकेत देख लेते हैं यार, देखिए हाइड्रोजन का संकेत H, हीलियम का संकेत He, परमाणु संख्या 1 2, लिथियम का Li, परमाणु संख्या हो गया 3, ठीक है, बेरिलियम का Be, परमाणु संख्या 4, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए सिंपल सा एक तरीका है। क्या तरीका है भाई, कि परमाणु संख्या में 1 से 20 तक का काम करता है, 1 से 20 तक का, कि परमाणु संख्या अगर मान लेते हैं कि सम संख्या अगर परमाणु संख्या, तो उसमें हम क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सम संख्या है, सॉरी, उसमें 2 गुणा करते हैं, और विषम संख्या है तो उसमें 2 जोड़ करके 1 क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, 2 गुणा करके 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। ये होता है नियम, एक तरीका या फिर ट्रिक बोल सकते हैं इसको, कि जब हमको 1 से 20 तक का परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो इसके लिए सम संख्या अगर परमाणु संख्या है तो उसमें क्या करेंगे, हम 2 गुना कर देंगे, और विषम संख्या अगर परमाणु संख्या है तो उसमें 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना। या फिर इसका एक अलग वीडियो है, सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। खैर कुछ जगह पे काम नहीं करता ये ट्रिक। देखिए बेरिलियम हो गया 4, बोरॉन B 5, कार्बन C 6, नाइट्रोजन N 7, ऑक्सीजन O 8, फ्लोरीन Fl 9, नियॉन Ne 10, सोडियम Na 11, मैग्नीशियम Mg 12, ये परमाणु संख्या पूछेगा, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, सोडियम का परमाणु संख्या 11, ये तो कई बार पूछा जाता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13, सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है Si सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन का होता है 14, फास्फोरस का संकेत P होता है और परमाणु संख्या होता है क्या बोलते हैं यार, परमाणु संख्या हो गया 15 है ना, 15, सल्फर का संकेत S और परमाणु संख्या 16, क्लोरीन का संकेत Cl और परमाणु संख्या 17, आर्गन का Ar और परमाणु संख्या 18, पोटेशियम का K और परमाणु संख्या, संकेत बोल रहे हैं ये, ठीक है,
ओके, और परमाणु संख्या हो गया 19, कैल्शियम Ca परमाणु संख्या 20। ठीक है, आपको पूछे कार्बन का परमाणु संकेत क्या है C, ऑक्सीजन का संकेत O, फ्लोरीन का संकेत Fl, नियोन का संकेत Ne, ठीक है, मैग्नीशियम का संकेत Mg, बोरॉन का संकेत B, बेरिलियम का Be, लिथियम का Li, हीलियम का He और हाइड्रोजन का H। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 से 20 तक कम से कम आपको याद रखना ही पड़ेगा। समझा गया? अगर आपको चाहिए कि ट्रिक, तो उसका भी लिंक क्या बोलते हैं यार डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो सिंपल सा तरीका है भाई, ये एक छोड़ दीजिए आप, दो सम संख्या है तो इसमें 4 मतलब 2 गुना कर दीजिए। ठीक है, सम है तो गुना कर देंगे परमाणु संख्या में 2, विषम है तो 3 दूनी 6 1 7 जोड़ करके गुना करके 1 जोड़ देंगे, है ना। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 1 11। समझ में आ रहा है? चलिए क्या बोलते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और अगर 7 देखें तो 7 दूनी 14, है ना। एक जोड़ना चाहिए लेकिन इसमें ये काम नहीं करता है, इसका रियल में 14 ही होता है। ठीक है, तो जो जगह पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसका परमाणु द्रव्यमान भी एक ही होता है, तो 2 जगह पे काम नहीं, 3 जगह पे काम नहीं करता है इसका। हालांकि देखते हैं आगे, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 1 19, 10 दूना 20, 11 दूना 22 1 23, 12 दूना 24, 13 दूना 26 1 27, 14 दूना 28, 15 दूना 30, 30 1 हो गया 31, 16 दूना 32 और 17 दूना 34 1 35 हो गया, 18 दूना 36, 19 दूना 38, लेकिन इसका जो आर्गन का होता है, देखिए आर्गन 18 दूना 36, लेकिन होता है इसका 40, याद रखिएगा। ठीक है, हो गया 19 दूना 38 39 हो गया, 20 दूना 40 हो गया। इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, प्रॉपर। अब तीन जगह पे काम नहीं करता ये ट्रिक, बाकी हर जगह काम करता है। ठीक है, संयोजकता निकालते हैं। संयोजकता हम लोग ट्रिक अभी मतलब डेफिनेशन बताए थे कि परमाणु संख्या, यानी कोई भी परमाणु जो है, ये परमाणु है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जितने इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करता है और जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वही संख्या क्या कहलाता है, उसका संयोजकता कहलाता है। इससे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, तभी आप संयोजकता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको निकालने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि किसी भी परमाणु की संयोजकता कैसे निकाल सकते हैं और किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। हो सकता है तो आपको कल ही मिल जाएगा संयोजकता निकालने का ट्रिक। शायद तो हम बना दिए हैं यार, देखिए देख लीजिएगा जाकर के, लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उधर डाल देंगे। ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा कुछ संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा तो बना देंगे हम बहुत जल्द। ठीक है, तो चलिए छोड़ देते हैं इसको नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे अब टॉपिक क्या है बेसिक में, और जो पढ़ना है हमको। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। मिलते हैं हम लोग, अभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अभी और देखेंगे हम लोग। हाँ, तो अब हम लोग जो देखते हैं कि तत्व, अगर एक तत्व दूसरे तत्व से अभिक्रिया करता है तो उसको लिखने का तरीका क्या है। देखिए ध्यान से, कोई एक तत्व है, अगर दूसरे तत्व से अभिक्रिया करेगा, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक तत्व है x और एक तत्व है y, ये अभिक्रिया कराए, अभिक्रिया का निशान होता है तीर चिन्ह, इसका मतलब होता है कि ये दोनों अभिक्रिया होने के बाद इधर पदार्थ बनाएगा। ठीक है, तो x और y अभिक्रिया करेगा तो डेफिनेटली x y ही बनाएगा। अब x पर अगर मान लेते हैं संयोजकता इसका जो है, इसकी संयोजकता n है और y की संयोजकता m है, तो इसको लिखने का तरीका देखिए, x की जो संयोजकता है वो y की जड़ में चला जाएगा और y की संयोजकता m है तो इसके जड़ में चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये होता है। अब एक और इस तरह का देखने को मिलेगा कि अगर x के जगह पे 2 है और y के जगह पे यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं x y 3 है, x y छोड़ देते हैं और z y 3 है, तो इस सिचुएशन में कैसे अभिक्रिया करेगा। देखिए x z y बनाएगा ही, ये यहाँ जो है आपको, ये नीचे क्या है इस संख्या से डिपेंड नहीं करना है आपको, जो यहाँ पे वो लिख देना x z y बनाएगा। ठीक है, अब देखिए x का संयोजकता मान लेते हैं 1 है और y की z y की संयोजकता जो है वो 3 है। ठीक है, ये कोई तत्व है, याद रखिएगा, x की संयोजकता जो है वो किसके जड़ में, तो zy के जड़ में, और zy की संयोजकता किसके जड़ में, तो x की जड़ में। इतना आपको ध्यान में रखना, इस तरह से अभिक्रिया करता है तत्व। समझ में आपको आ गया होगा। चलिए देखते हैं, कुछ तत्व लेते हैं, रियल में तत्व लेते हैं यार, जैसे हाइड्रोजन लिए तत्व और ऑक्सीजन लिए तत्व हाइड्रोजन H2 लेते हैं और ऑक्सीजन O2। आप कहेंगे अभी तो बताए थे H को, हाइड्रोजन को H लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं। अरे भाई समझ में धीरे धीरे आते जाएगा कि हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे हम कि हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखते हैं। ठीक है, आप कहेंगे इतना वीडियो, इसी वीडियो में इतना वीडियो के बारे में बता, आपको सब जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये बेसिक तो देखिए, इसी में अगर हम सब चीज़ के बारे में बताने लगे ना तो वीडियो बता रहे बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि आप देखेंगे भी नहीं, आप खुद इरिटेट हो जाएंगे यार, क्या इतना चीज़ इसमें जानना पड़ेगा, इतना बेसिक होता है। तो आपको जितना जरूरी है उतना ही हम बताएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, केमिस्ट्री है, इसको धीरे धीरे खाइए। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपको ये नीचे वाली संख्या से मतलब नहीं है, HH यहाँ पे लिख देना, HO बस हो गया, इतना कर देना है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। आप कहेंगे कैसे 1 होता है, देखिए भाई हाइड्रोजन जो होता है अपनी पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रखता है वो कितना रखता है। आप कहेंगे ये तो 1 होता है, इसका परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉन कितना रखेगा, 1 रखेगा। कैसे, देखिए हाइड्रोजन है ना,
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? पहला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो हो ही, अब चाहिए इसको कितना अस्थायी होने के लिए? पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। जब इतना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो है कितना इसके पास संयोजकता? मतलब संयोजकता कितना होगा? एक ही ना होगा इसका संयोजकता। ऑक्सीजन अगर देखें परमाणु संख्या होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन चाहिए इसको दूसरा कक्षा में कितना? 1 तो इच्छा पूरा हो गया। दूसरा कक्षा में इसको हमेशा, यानी अंतिम कक्षा में हमेशा इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन है 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करना पड़ेगा। और जितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसको हम लिखते हैं माइनस में, क्योंकि भाई ग्रहण कर रहा है मतलब कर्जा ले रहा है ना, तो माइनस में ही होगा। और अगर त्याग रहा है तो वो क्या कर रहा है? प्लस में होगा, है ना। तो माइनस का 2 आता है, यानी ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो गया और हाइड्रोजन की संयोजकता 1। आप कहेंगे यहाँ माइनस का लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप माइनस लिखें या प्लस लिखें, आपको यहाँ पे वही संख्या बस लिखना है, आपको माइनस प्लस नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए हाइड्रोजन का संयोजकता 1 है तो ऑक्सीजन की जड़ में, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो हाइड्रोजन की जड़ में, यानी 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो H2O को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड। आप कहेंगे हैं ऑक्सीजन मिला तो ऑक्साइड बना, बिल्कुल, ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन मिलेगा तो हाइड्राइड बनेगा, CO3 मिलेगा तो कार्बोनेट बनेगा। ये तो कौन सा नियम चल गया? बताते हैं ना, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक और हम लोग अभिक्रिया करा देते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन का अभिक्रिया कराए। सोडियम को Na2 का लिखे, भाई जानेंगे साहब। Cl2 को Cl2 लिखते हैं, कारण है इसका, ठीक है। Na और Cl2 क्या बनाएगा? NaCl ही बनाएगा। अब सोडियम की जो संयोजकता होती है वो 11 हो गया परमाणु संख्या, इसका संयोजकता देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 1 11, 2 8 10, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए अंतिम कक्षा में ये हमेशा कितना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो प्लस में होगा 1 इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजकता क्या बोलते हैं, सोडियम की संयोजकता 1 हो गया। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, होता है कि नहीं? 17 होता है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 10 7 17। अब बताइए अंतिम कक्षा में ये 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 7 को त्यागेगा नहीं बल्कि 1 को ये ग्रहण कर लेगा। क्या ये कौन सा नियम है? बिल्कुल नियम है। आपके पास 7 रुपया 1 रुपया का कमी है तो क्या 1 रुपया पैसा मांगेंगे या 7 रुपया भी किसी को दान दे देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। 1 रुपया आप किसी से पैसा मांग लेंगे सामान को खरीदने के लिए। उसी तरह से तत्व भी होता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का ये ग्रहण कर रहा है तो भाई इसका भी संयोजकता कितना है? 1। भले ये माइनस में है ये प्लस में है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है माइनस प्लस का, ठीक है। तो सोडियम की संयोजकता क्लोरीन की जड़ में और क्लोरीन की संयोजकता सोडियम की जड़ में, तो भाई एक एक क्या लिखें, है ना। तो यहाँ क्लोरीन मिल रहा है तो ये क्लोराइड बनाएगा, याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। आप कहेंगे इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में कहते हैं साधारण नमक। क्या कहते हैं? साधारण नमक। और इसी को यौगिक भी कहा जाता है, यानी 2 तत्व जब मिलता है तो यौगिक बनाता है, 2 तत्व जो मिलता है तो यौगिक बनाता है। ये क्या यौगिक? यौगिक है, यौगिक है, बिल्कुल यौगिक है भाई। 2 तत्व मिला है यौगिक ही होगा। यौगिक किसको कहते हैं? तो आपको पता होगा, शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व आपको पता ही है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। यौगिक किसको कहेंगे? तो या तो उसे अधिक तत्व मिला दीजिए, जो बना ना उसी को यौगिक कह देंगे, है ना। इसका हिंदी नाम जल है भाई, वाटर। H2O को जल कहते हैं। जल का सूत्र पूछे, जल का अनुसूत्र बताइए, तो H2O, ठीक है। H2O नहीं बोलिएगा, H2O, ठीक है। NaCl इसको बोलिएगा, ठीक है। नाकल नहीं, नाकल NaCl होता है साधारण नमक, ठीक है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो नमक होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किसी तत्व के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है। मतलब किसी तत्व के साथ कोई तत्व जुड़ा, जैसे यहाँ पे है किसी, टॉपिक अगला है, ठीक है, ये आप टॉपिक लिख लीजिएगा। किसी तत्व के साथ कोई तत्व अभिक्रिया करता है तो लिखेंगे किसी तत्व के साथ कोई तत्व जुड़े तो, साथ कोई जुड़े, साथ जुड़े तो, जैसे अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्साइड बनाएगा, है ना। नाइट्रोजन जुड़ रहा है तो नाइट्राइड बनाएगा। क्या बोलते हैं यार, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्राइड बनाएगा। CO3 जुड़ेगा तो कार्बोनेट बनाएगा। SO4 जुड़ेगा सल्फेट बनाएगा। और भी है, आयोडीन जुड़ेगा तो आयोडाइड बनाएगा। SO4 जुड़ेगा तो सल्फेट, आयोडीन जुड़ेगा तो आयोडाइड। और भी है बहुत सारा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। देखिए जैसे क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोराइड बनाएगा, है ना। ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमाइड बनाएगा। NO3 जुड़ेगा तो नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट बनेगा। ये सब जो है बनता है, इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। समझ में आ गया ना? ये होता है, ठीक है।
जब ऑक्सीजन मिलेगा, किसी के साथ ऑक्सीजन मिला तो ऑक्साइड बनाएगा, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, ऑक्साइड बनाया। जब नाइट्रोजन मिलेगा तो नाइट्राइड, हाइड्रोजन मिलेगा तो हाइड्राइड, CO3 मिलेगा तो कार्बोनेट, SO4 मिलेगा तो सल्फेट, आयोडीन मिलेगा तो आयोडाइड, जैसे Cl2 यानी क्लोरीन, जैसे क्लोरीन मिला तो यह क्या बना, क्लोराइड, ब्रोमीन मिला तो ब्रोमाइड, NO3 मिला तो नाइट्रेट। ठीक है, चलिए एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग जानना बहुत जरूरी है। ग्रीक भाषा में कोई शब्द रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ग्रीक भाषा जानना बहुत जरूरी है। एक को हम लोग ग्रीक भाषा में कहते हैं मोनो, दो को कहते हैं डाई, तीन को कहते हैं ट्राई, कहेंगे आप इसको क्या बता रहे हैं, केमिस्ट्री में काम आएगा। एक को मोनो, दो को डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, छह को हेक्सा, सात को ऑक्टा, नौ को नोना, नहीं, आठ को ऑक्टा, यार सात को क्या बोलते हैं, सात को हेप्टा, हेप्टा है ना, हेप्टा, आठ को ऑक्टा, नौ को नोना, 10 को डेका। ठीक है, ये होता है, सात को हेप्टा है ना, चलिए ठीक है, 9 को नोना, 10 को डेका। ठीक है, ये होता है हमारा, एक को मोनो, दो को डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, छह को हेक्सा, सात को हेप्टा, आठ को ऑक्टा, 9 को नोना, 10 को डेका। ये होता है 10 नाम। तो आपको इतना पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये बेसिक केमिस्ट्री का जो मतलब नॉर्मल नॉलेज है, जो सबको पता होनी चाहिए, इतना पता होना ही चाहिए आपको। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो तो काफ़ी लंबा जो है हो गया होगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है बेसिक केमिस्ट्री, इसको हम अलग अलग वीडियो में नहीं दे सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप थोड़ा सा अगर समय निकाल के देखे होंगे तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा तरीके से आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया और थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो आप रिपीट एक काम करिए कि रिपीट फिर से एक और बार वीडियो देखिए और ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ, एक और चीज़, अगर आपको पसंद आया है या फिर समझ में आ गया है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यार पसंद आया है कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।